अच्छा देखो वेव्स की कहानी ऐसी है कि वेव्स के अंदर जो है ना हमारे पास तीन चीज़ आने वाली हैं, सही है। एक वेव्स होगा जो नॉर्मल तुम लोग ने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा है, सही है। एक सुपरपोजिशन होगा जो बहुत गंदी चीज़ है, जो कि ए लेवल्स के अंदर आई है, सही है। और एक स्टेशनरी वेव है, वो उससे भी ज़्यादा गंदी चीज़ है, वो भी ए लेवल्स की है, सही है। और फिर ये कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, ना सुपरपोजिशन ए टू में, ना स्टैंडिंग वेव ए टू में। यूनिवर्सिटी जाके जो है ना तंग करेंगी तुम्हें, सही है। इसका जो टॉपिक आता है वो तकरीबन 10 मार्क के एमसीक्यूज आते हैं स्ट्रेट। 20 एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू से लेकर 20-30 तक जो है ना वो एमसीक्यूज वेव्स के होते हैं, सही है। मतलब अगर तुम वेव्स का जो है ना तुम्हारा पक्का हो, तुम 10 एमसीक्यू तुमने सही कर लिए तो मतलब समझ लो तुम्हारा ई बन गया, तुम पास हो जाओगे, सही है, जिंदगी सुकून में, सही है। और तकरीबन 15 मार्क जो है ना तुम्हारे पास इसके पेपर टू के अंदर तकरीबन 15 मार्क आते हैं, सही है। जिसके अंदर से तुम्हारे पास तुम कह लो कि दो क्वेश्चन बन रहे होते हैं वेव्स के, सही है। वेव्स का टॉपिक कहीं आगे पीछे से कनेक्ट होके नहीं आता है, अलग अब अपने आप ही आता है, राइट। तो अच्छा जी देखो जो पहली चीज़ है ना, जो वेव है, इसके अंदर हमने चार चीज़ें देखनी है बेसिकली, सही है। हमने जनरल वेव का कॉन्सेप्ट देखना है, सही है। हमने सीआरओ देखना है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखना है, और हमने डॉपलर इफेक्ट देखना है, राइट। तकरीबन तुम लोग जो जो लोग, बल्कि सारे ही जो है ना वो ये सारी चीज़ें पढ़ के आ रहे हो। सिर्फ सीआरओ शायद तुम्हारे लिए एक नई चीज़ हो, बाकी तकरीबन चीज़ें तुम लोग पढ़ के आ रहे हो, ओके। आ जाओ। तो अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने ना इसके क्वेश्चंस तुम लोग को भेजने हैं फॉरन फॉरन। हर किसी के जनरल वेव के अलग होंगे, सीआरओ के अलग होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग होंगे, डॉपलर इफेक्ट के अलग होंगे, राइट। तो तुम लोग एमसीक्यू मैंने भेजने हैं, सही है, सिर्फ एमसीक्यू तुमने करना है, सही है। और जब एमसीक्यूज कर लोगे तो फिर उसके बाद मैंने लंबी कहानी रखनी है, एक 4-5 घंटे की क्लास रख लेंगे और उसके अंदर मैंने थ्योरी सॉल्व करवानी है, सही हो गया। तो लेकिन हाथ के हाथ अगर एमसीक्यूज कर लोगे तो थ्योरी समझ में आएगी, नहीं करोगे तो फिर थ्योरी जो है ना वो बीमर जाएगी, समझ लो। आ जाओ। तो अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो वेव्स हैं, वेव की सिंपल डेफिनेशन में क्या होता है कि भाई इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, राइट। दो चीज़ें हमारे, विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर कह लो या विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम कह लो, राइट। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो हमारे पास है ये एनर्जी, राइट। और दूसरी चीज़ हमारे पास है मीडियम, राइट। सही है कि हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है, मीडियम की हेल्प लेनी है, राइट। ऐसी कहानी है। मीडियम से हमें कोई रिक्वायर नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, हमें मीडियम हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। मीडियम इज जस्ट अ गाइड, हमें सिर्फ हेल्प कर रहा है, सही, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचाने में, राइट। अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे पास होगी जिसको मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं हो और एनर्जी ट्रांसफर कर दे खुद ही खुद, देन फाइन, वो भी हमारा काम कर देगा, राइट। तो ये हमारे पास दो चीज़ें, सही है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना जो एनर्जी है, जैसे कि अगर तुम एनर्जी की कुछ एग्जांपल लेना चाहो, सो तुम कह सकते हो कि भाई एनर्जी जैसे कि तुम्हारे पास आती है लाइट, सही है। सही है, एनर्जी जैसे कि तुम्हारे पास आती है साउंड, ओके। और एनर्जी जैसे कि तुम्हारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी, सही है, काइनेटिक एनर्जी, सही। जैसे कि तुम समंदर पे खड़े हो, सही है, अकेले अकेले, हाँ, समंदर पे खड़े हो तो तुम्हारे पास जो है ना वेव्स वेव्स जो ट्रैवल कर रही हैं, सही है। अब वो मूव कर रही है, राइट, उनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, समझ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अब तुम्हें वो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट, क्योंकि हमें मतलब लाइक जब हम वैसे जाते हैं तो हमें पानी चाहिए होता है, लेकिन वो हम फिजिक्स के हिसाब से सोच रहे हैं, सही है। तो फिजिक्स में हमें हमें उस काइनेटिक एनर्जी को हमें वो रिक्वायर्ड है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और चीज़ में, राइट। तो इसी तरह से कोई भी वेव है उसके अंदर किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, सही है। तो ये हमारे पास एनर्जी की कुछ एग्जाम्पल थी, राइट। अब इन एनर्जी को मूव कराने के लिए तुम्हें कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, सही है। अच्छी बात है कि लाइट को कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, सही है। सो लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं है, तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है और वो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाती है, उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सही है, पहली चीज़ हो गई। अच्छा उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, साउंड है। तुम्हें पता है कि भाई साउंड के लिए तुम्हें एयर की ज़रूरत है, राइट। एयर, बगैर हवा के तुम बोलने की कोशिश करोगे तुम्हारी आवाज़ पहुंचेगी नहीं एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट। तुम अगर खलाओं फिजाओं में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, और तुम बगैर स्पेस सूट के बोलने की कोशिश करो, तुम लाख कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, सही। तो क्योंकि तुम्हारे पास एयर पार्टिकल ही नहीं है, तुम जो है ना जो वैक्यूम पंप होता है, तुम उसको अपने मुंह के सामने रखो और बोलने की कोशिश करो, तुम बोल नहीं पाओगे, राइट। नॉट बिकॉज उसकी आवाज़ ज़्यादा है, बल्कि तुम एयर पार्टिकल को अपने मुंह के आगे से हटा रहे हो, राइट। सो तुम बोल नहीं पाओ, तुम बोलोगे आवाज़ नहीं बन पाएगी, सही है। मतलब तुम्हारा मुंह हिल रहा होगा, तुम्हारे कोई बंदा लिप रीडिंग तुम्हारी कर सकता होगा, लेकिन कोई बंदा तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता होगा, समझ लो। तो ये हो गया, दूसरी चीज़ हो गई। सिमिलरली तुम्हारे पास मीडियम वाटर हो सकता है, राइट।
वाटर एज अ मीडियम हो सकता है, सही है। तुम्हारे पास और भी कोई चीज़ हो सकती है मीडियम के तौर पे, सही है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है मीडियम के तौर पे। तो मैंने कुछ चीज़ें तुम्हें समझाने के लिए लिख दी हैं, सही है। लेकिन प्लीज़ मैं बता देता हूँ कि हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, हमें सिर्फ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, मीडियम इज जस्ट अ गाइड जो कि ट्रांसफर करता है, राइट। तुम जैसे कि तुम जो है ना अपने स्कूल घर से निकल के स्कूल जाते हो, राइट। तुम रोड रोड की हेल्प लेते हो या वैन की हेल्प लेते हो स्कूल जाने के लिए, सही है। अब मान लो कल को तुम बहुत अमीर हो गए, राइट। तुम A2 में और तुम में अंधा पैसा आ गया तुम्हारे पास, तुमने कहा नहीं भाई वैन वैन में जाना नहीं, रोड वोड पे चलना नहीं, आमीन। बड़े ऐसा। अरे यार मेरी कबूल नहीं हो रही, सारा तुम्हारी कैसे होगी। अच्छा। सर आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अच्छा। तो तो अब तुम्हारे पास अगर मान लो अंधा पैसा आ गया, तुमने कहा चलो भाई आज हेलीकॉप्टर में जाते हैं, सही है। यहाँ सर अगर अंदर पैसा आ गया तो पड़ेगा कौन? है। अबे मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना यार, तुम पढ़ने के भी शौकीन थे, तुमने कहा पैसा मतलब देखो अगर पढ़े लिखे नहीं होगे तो फिर वही अंगूठा छाप हो गए और भाई कीसा है शफाटर ये सब चीज़ें ऐसे समझ लो तुम। तो वो मैकेनिक वाली आदत आ जाएंगी, तो वो नहीं लानी है तुम्हें। तो इसलिए पढ़ रहे भाई। बस देखो पढ़ने से पैसा मत कमाओ, देखो ये मत सोचना प्लीज़ कि जो है ना तुम्हें जो है ना पढ़ाई करनी है क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है, बस ये नहीं सोचना। जिस दिन तुमने ये सोच छोड़ दी ना, उस दिन तुम्हें पढ़ाई बहुत कुछ सिखा के जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि भाई इतना पढ़ना है, इसके बाद यहाँ से आगे जो पढ़ा है उससे पैसा कमाना है, उस दिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। ये मैंने ना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैंने एएस में बहुत बहुत ख्वारी की, बहुत टाइट पढ़ा मैंने कहा ग्रेड आएंगे उस शबाटर किस्म के ग्रेड आएंगे हैवी, सही है। मैंने बहुत जान मार दी, सही है। और बेकार से ग्रेड आए, सही है। मैंने कहा लानत भेजो ग्रेड पे, सही है। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया A2 में, सही है। उसके बाद भाई ग्रेड इंप्रूव हो गए A2 में आगे, A2 में आगे ग्रेड इंप्रूव हो गए। और A2 के बाद जो है ना यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते भाई हैवी यूनिवर्सिटी में टॉप, गोल्ड मेडल और टाइट। तो इसलिए भाई मैंने छोड़ दिया। सर तो आप खैर। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े? अबे छोड़ो ना, ये अंदर की बात है, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। सर आप वैसे कौन से मुल्क आए हैं? कराची आए हुए हैं। आप आप मुल्क? अबे कहीं भाई पे? एमपीओ का जमाना थोड़ी है कि मुल्क अबे बना दिया कराची को। ऐसा। अरे यार, आपने कहा ट्रैवल किया हुआ, किधर हैं आप? तुम्हें क्या करना है। सर अगर पूछ रहा हूँ रिजल्ट भाई। मैं हो लीक करता हूँ, मैं आए। खबर लीक करता हूँ, मैंने ट्रैकर डाला हुआ है अच्छा। मेरे को पता नहीं नहीं मुबीन, बात समझो, अभी 14 फेब गुजरा है सर, समझा करो, इसलिए छुपा रहे सर अरे यार आउजुबिल्ला बिस्मिल्लाह सदक़ल्लाह। हैं। अबे भाई नहीं भाई, इंसान शरीफ आदमी है भाई, तुमने नवाज शरीफ बना दिया है। अच्छा जी। तो आ जाओ वापसी, आ जाओ वापसी, आ जाओ, इधर उधर निकल रही है कहानी हमारी, बस ट्रैक से उतर रही है। अच्छा जी। सो नज़ला सारा मेरे ऊपर आ रहा है। अच्छा। तो देखो सीन ये है, सीन ऐसा है कि सीन कैसा था, हाँ मैं तो मैंने बता दिया जो बताना था, खैर। तो अब तुम्हारे पास ये है कि भाई तुम्हारे पास जो एनर्जी है, सही है। सारा फड्डा जो है हमें उस एनर्जी को लेके करना है, सही है। अच्छा जब एनर्जी मूव हो रही होती है और ऑब्वियसली बात है पार्टिकल हेल्प कर रहा होता है, राइट। एनर्जी एनर्जी बेसिकली ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सही है। लेकिन पार्टिकल जो है वो सिर्फ ऑसिलेट होता है, पार्टिकल जो है वो सिर्फ हेल्प करता है, पार्टिकल सिर्फ वहाँ पे होता है। जैसे तुम रोड पे मूव कर रहे हो तो रोड नहीं जा रही कहीं पे, तुम जा रहे हो तो कहीं पे, सही है। हम ये कह रहे थे घर आ गया, घर नहीं आए होता लेकिन हम आए होते हैं घर पे, राइट। तो लेकिन खैर हम बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट हो रहा होता है, राइट। तो बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे, राइट। देखो जनरल वेव के अंदर ना तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा वो, सही। दो चीज़ें, एक तुम्हारे पास है एनर्जी की ट्रांसफर और एक तुम्हारे पास है पार्टिकल का मोशन, राइट। अगर तुम्हारे पास पार्टिकल, तुम्हें पता है कि भाई वेव दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल आगे आएंगी। तो मैं अभी से यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे चीज़ समझानी है, सही है। वो क्या चीज़ है, वो ये है कि भाई देखो अगर लेट से मेरे पास ये एनर्जी है, मेरे पास लेट से ये एनर्जी है, सही है। मेरे पास ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सही है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसी ना किसी पार्टिकल की हेल्प लेके ट्रांसफर हो रही है, राइट। ये ऐसे ही नहीं ट्रांसफर हो सकती, सही है। अगर ऐसे ही ट्रांसफर हो रही होगी देन हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहे होते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास वही एक चीज़ है जो कि इसके बगैर ट्रांसफर हो रही होती है, सही। तो अब इसके अंदर अगर हम पार्टिकल को देखें, सो इसके अंदर पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे होते हैं, राइट। पार्टिकल की ऑसिलेशन किस तरह से होती है, पार्टिकल जस्ट अप एंड डाउन या राइट और लेफ्ट, राइट। पार्टिकल ऑसिलेशन ऑसिलेशन दो टाइप की होती है, याद रखना प्लीज़। दुनिया में जो भी ऑसिलेशन होगी वो तुम्हारे पास जो है ना वो या तो जो होगी अप डाउन होगी, सही है, अप डाउन, या तुम्हारे पास होगी राइट लेफ्ट, ओके, राइट लेफ्ट, ओके।
ये दो टाइप की ऑसिलेशन है पार्टिकल की, सही है। और अगर तुम ऑसिलेशन को कभी भी ग्राफ करोगे ना, तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो भी साइन, वो भी जो है ना तुम्हें वेव की तरह बनेगा, राइट। सो तुम्हारे पास अगर मैं, लेट्स से मेरे पास जो है ना ये पार्टिकल है, लेट्स से ये मेरे पास एनर्जी है ना, इस एनर्जी ने इस पार्टिकल की हेल्प ली। हम मान लेते हैं कि एक ही पार्टिकल था, सही। इस पार्टिकल की हेल्प ली ट्रांसफर होने में, सही है। तो अगर मैं इस पार्टिकल का मोशन, और मैं ये बता देता हूँ कि पार्टिकल जो है ना ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, राइट। सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर नीचे, इसने आगे कहीं नहीं जाना, इसने पीछे कहीं नहीं जाना, ये सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, राइट। मतलब इसने ये ऊपर जा रहा है, सीधी लाइन नहीं बन रही, ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, राइट। तो अगर तुम इसके ऊपर और नीचे की ऑसिलेशन देखोगे इस पॉइंट से, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट से, सही है। तो ये वाली पूरी चीज इसके आगे मूव कर चुकी है, राइट। एंड ये वाली चीज जो है पीछे से आ रही है, राइट। तो पहले क्या होगा कि ये जो है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, एंड देन नीचे आएगा, ओके, एंड यूँ जाएगा, सही हो गया। क्या ये बात समझ में आई? जरा प्लीज आना बोलो। सर आपने आखिरी बात क्या की है? देखो मैंने पार्टिकल का मोशन समझाया है, सही। ये मेरे पास है एनर्जी, सही है। और ये मेरे पास है पार्टिकल, राइट। मैं इनके मोशन को देख रहा हूँ कि एनर्जी किस तरह से मूव कर रही है अगर हम उसको ग्राफ करें तो, और पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है अगर हम उसको ग्राफ करें, राइट। देखो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जस्ट ट्रांसफर हो रही है, वो वेव की फॉर्म में, सांप जिस तरह से मूव करता है ना, तो वो वेव की फॉर्म में होती हुई ट्रांसफर होकर जा रही है, सही है। लेकिन जो पार्टिकल है ना, सारा फड्डा उसका है। पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है या आगे पीछे जा रहा है, सही है। सो अब बेसिकली क्या होगा, अच्छा मैं अगर कोशिश करूँ कि इसके पीछे एक वेव बना दूँ, इसको मैं ज़रा आगे ले जाता हूँ। देखो ये एक छोटा सा, एक थोड़ा सा ना गंदा पॉइंट वेव का इसलिए है क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा आते हैं, सही है। और ये बड़े तंग करता है बच्चों को, सही है। मैंने पहले भी जब इन लोगों को समझाया था, अल्लाह के फजल करम से किसी को नहीं समझ में आया था, और अभी भी मेरी यही कुछ थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं उम्मीद अच्छी रखना चाह रहा हूँ, सही है। लेट्स से इस तरह से मान लो, सही है। अब देखो प्लीज़ गौर से सुनना। अब देखो यहाँ पे हिसाब किताब ऐसा है कि ये जो पार्टिकल है, देखो एनर्जी, एनर्जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही। प्रॉब्लम है इसके मोशन में, राइट। ये जो पार्टिकल है ना, ये किस तरह से मूव करेगा, इसके मोशन में प्रॉब्लम, सही। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पार्टिकल मूव नहीं करता, उसे ऑसिलेट होता है। तो जो पीछे वाली चीज़ आ रही है, ये जो पीछे वाला जो क्रस्ट आ रहा है, ये पार्टिकल को ऊपर पुश कर देगा, राइट। सो पार्टिकल इस पॉइंट पे, अगर आप देखो पार्टिकल इस पॉइंट पे यहाँ पे था, सही है। फिर जो पीछे वाली चीज़ आ रही है उसने पार्टिकल को यहाँ पे भेज दिया, राइट। फिर उसके बाद ये वाली चीज़ पीछे से आ रही है तो उसने पार्टिकल को इधर भेज दिया, राइट। फिर ये वाली चीज़ आ रही है उसने इधर भेज दिया, फिर ये वाली चीज़ आ रही है उसने इधर भेज दिया, राइट। जैनब क्या बात क्लियर होती है? यस। सर ये ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलो। ग्राफ है, नहीं कुछ आई भी मीन नहीं, अभी अब डिस्प्लेसमेंट छोड़, अभी डिस्टेंस। छोड़, अबे मेरी जान छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अभी उस पर नहीं पढ़ना, मैं बताऊंगा। अच्छा। थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर में, सही है। अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के फड्डे में नहीं पढ़ो, अभी सिर्फ ये पार्टिकल का पाथ समझ लो, राइट। देखो अगर तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाती है, सही है, कि पार्टिकल ने ये वाली चीज़ फॉलो करनी है, राइट। हाँ, मैंने मैंने ये वाली चीज़ नहीं बनाई हुई यहाँ पे, मैंने ये वाली चीज़ उठा के बनाई हुई है, सही है। तो अगर गौर करो, तो बेसिकली ना मैंने यहाँ से उठा के मैंने इसको उल्टा कर दिया, बस जस्ट फ्लिप किया, ये पूरा कॉपी पेस्ट किया इधर, और इसको मैंने फ्लिप कर दिया, ओके। तो बस तुमने ये करना है, राइट। तुम्हें सिर्फ रूल पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल होता है वो अपने पीछे वाली जो वेव है ना उसको फॉलो करता है, राइट। सो अगर एनर्जी यूं ट्रांसफर हो रही है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इज दिस इज इन दिस वे, तो आपके पास जो है, ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये बेसिकली जो है ना पार्टिकल का पाथ होने वाला है, राइट। क्योंकि आगे वाली चीज़ तो निकल चुकी है, राइट। तो वो उसको फॉलो नहीं कर चुका, वो करेगा, वो तो पहले हो चुका है फॉलो, राइट। तो ये हमारे पास है, सही है। इसके क्वेश्चन मैंने कराने हैं, सही है, तो तब जाके थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छा सा, सही है। खैर, ये एक चीज़ थी जो कि पार्टिकल और वेव की ऑसिलेशन को तुम्हें जो है ना थोड़ा सा समझाना था, राइट। यहाँ से आगे तुम्हारे पास कहानी है टाइप ऑफ द वेव, राइट। टाइप ऑफ द वेव में ना हम ये कहते हैं कि भाई, अच्छा टाइप ऑफ द वेव को हम बहुत बहुत से तरीके से वेव को वो कर सकते हैं, यानी वेव को जो है ना हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, सही है। वो वेज क्या है, उनको भी देख लेते हैं, ओके। उसको हटाओ, ओके। अब देखो कहानी ये है कि हमारे पास जो है ना
जो वेव होती है, वो वेव हमारे पास दो टाइप की हुआ करेगी, सही है। या वेव की हम जो वेव को जो हम कैटेगरी बनाते हैं, वो वेव की कैटेगरी दो बेसिस पे बनाते हैं, सही है। एक ये कि भाई हमारे पास जो है ना, हम एनर्जी को कंसिडर कर लें, सही है, और हम एनर्जी के हिसाब से बना दें, सही है। यार क्या हो गया यार, ये नहीं बन रहा, एक एरो नहीं बन रहा, सही है। एनर्जी को हम कंसिडर कर लें और एनर्जी के हिसाब से बना, सही है। और दूसरी कंसिडरेशन ये है कि हम वेव को जो है ना, अम, हम वेव के मीडियम को कंसिडर कर लें और मीडियम के हिसाब से बना लें, सही है। सही है, हम मीडियम को कंसिडर कर लें, मीडियम के हिसाब से बना लें, राइट। दो चीज़ें हमें पता है कि भाई वेव जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करिए, एनर्जी और मीडियम, राइट। सो अगर आप मीडियम को पकड़ो तो वेव की दो टाइप बनेगी, अगर आप एनर्जी को पकड़ोगे तो वेव की कुछ टाइप्स बन जाएंगी, राइट। आ जाओ देखते हैं। सो अगर हम एनर्जी को ले लें, सो एनर्जी के हिसाब से जो है ना, वेव की दो टाइप होती है। एक हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, ओके। और एक हम कहते हैं स्टेशनरी वेव, ओके। देखो ये बेसिकली पूरी वेव का जो है ना वो है, एक्सेप्ट सुपरपोजिशन, ये पूरी वेव का एक कैटेगरी है, सही है। सो एक हमारे पास होती है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी हमारे पास होती है स्टेशनरी वेव, ओके। ओके, ये दो चीज़ें हमारे पास, सही है। अच्छा, अब कोई भी वेव है, तो चाहे तुम्हारे पास प्रोग्रेसिव वेव हो या चाहे तुम्हारे पास स्टेशनरी वेव हो, प्रोग्रेसिव अभी जितना भी हमने काम करना है वो सारा का सारा प्रोग्रेसिव वेव के पे करना है, सही। आखिरी वाली जो चीज़ है वो तुम्हारे पास स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव है, राइट। वो तुम्हें हमने एंड में बिल्कुल देखना है, सही। तो ये हमारे पास स्टेशनरी वेव आ रही है, ओके। तो अच्छा जी, तो खैर आ जाओ अब मीडियम को देखें अगर। ओके, सो अब मीडियम पे हमारे पास जो है ना, वो कहानी इस तरह से है कि भाई वेव को जो है, ये तो मीडियम रिक्वायर्ड होगा, सही है। वेव को ये तो मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा, सही है। अगर तो वेव को मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड है, सही है, ओके। तो वो बेसिकली आपके पास जो है ना, दो टाइप की फिर हमारे पास होती है, सही है। एक हमारे पास है मैकेनिकल वेव, सही है, मैकेनिकल वेव, राइट। और दूसरी हमारे पास है मैटर वेव, राइट, मैटर वेव, ओके। और अगर वेव को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ओके। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो है, अच्छा, अब मैकेनिकल वेव की ना फर्दर दो टाइप्स होती हैं, सही है। मैकेनिकल वेव हमारे पास होती है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव, ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, सही है। अच्छा जी, या फिर जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्सल वेव होती है, सही है। ये हमारे पास दो वेव होती हैं, सही है, जिसका हमने पढ़ा करना है, सही है। सो बेसिकली ये हमारे पास जो है ना, इन टोटल पूरा का पूरा वेव का खुलासा है, सही है। अबे यार, एक मिनट दो, एक मिनट।
हम्म, 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 हम्म। अच्छा जी, अब ज़रा इसको समझ लेते हैं, सही है? ये जो पूरा चार्ट बना है, इसको ज़रा समझ लेते हैं, सही है? वेव जो होगी, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो या चाहे वो चाहे वो स्टेशनरी हो, पहले तुमने इनमें से किसी भी एक को पिक कर लेना है, ओके? अब वो प्रोग्रेसिव वेव, फिर चाहे उसका कोई मीडियम होगा या कोई मीडियम नहीं होगा, राइट? अच्छा, यहाँ पे मुझे जो है ना एक छोटी सी कैटेगरी इसको सही करनी है, और वो इस तरह से कि यहाँ पे जो है ना मैंने ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? नो मीडियम रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ओके? तो अब देखो, तुम सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लो कि भाई तुम्हारी वेव कौन सी होने वाली है। तुम क्या प्रोग्रेसिव वेव बनाना चाह रहे हो या स्टेशनरी वेव बनाना चाह रहे हो, राइट? पहली चीज़ तुमने वो कर ली। अब जब तुमने प्रोग्रेसिव वेव, लेट्स से तुमने चूज कर लिया, अब तुम ये देख लो कि भाई प्रोग्रेसिव वेव के अंदर मीडियम रिक्वायर्ड होता है या नहीं रिक्वायर्ड होता। तो बेसिकली हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव कोई भी ऐसी नहीं होती कि जिसके अंदर, बल्कि होती है जिसके अंदर मीडियम रिक्वायर्ड हो और जिसके अंदर मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, दोनों हो सकती हैं, राइट? पहली कौन सी, जिसके अंदर मीडियम रिक्वायर्ड है, उसके अंदर तुम वेव ऑन अ स्ट्रिंग बना सकते हो, पानी पे वेव बना सकते हो तुम, और किसी भी चीज़ पे वेव बना सकते हो। तुम बोल सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम वेव बन रही है, राइट? तो वेव, ये सारी मैकेनिकल वेव है, सही है? और ये सारी की सारी जो है प्रोग्रेसिव वेव है। मैं बोल रहा हूँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तुम तक पहुंच रही है, ऑल दो बीच में दूसरे मीडियम है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म है और दूसरी चीज़ें, बट स्टिल तुम्हारे पास वेव ट्रांसफर हो रही है किसी ना किसी तरीके से, एंड देयर मैकेनिकल वेव, राइट? अच्छा, दूसरी चीज़ कि भाई ओके, तुमने मैकेनिकल वेव नहीं बनानी, तुमने प्रोग्रेसिव वेव ली, तुमने कहा भाई मैटर वेव बनानी। मैटर वेव तुम बेसिकली कोई भी पार्टिकल ले लो, उससे वेव बनाते हैं हम, सही है? जैसे कि इलेक्ट्रॉन तुमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन को तुमने डिफ्रैक्ट करवाया, वेव बन गई, सही? A2 के अंदर सिलेबस है, मैं सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही? मैटर वेव हमारे पास नहीं है, मैटर वेव A2 के अंदर आएगी, सही? लेकिन तुम मैटर वेव के अंदर हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव है, सही है? हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है, कोई ना कोई पार्टिकल होना चाहिए, और वेव एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट? तीसरी चीज़ कि भाई हमारे पास जो है जो प्रोग्रेसिव वेव है, तुमने उसको कहा कि भाई ओके, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तुम्हें मीडियम के बगैर काम करना है। तुमने कहा कि भाई चलो हम ले लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेते हैं, सही? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, सही है? तुम बगैर मीडियम के जो है ना एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, सही है? अच्छा जी, और अब इसी तरह से तुम स्टेशनरी वेव के अंदर भी ये काम कर सकते हो कि अगर तुमने स्टेशनरी वेव पिक की, सो स्टेशनरी वेव कैन बी अ लॉन्गिट्यूडल वेव और कैन बी अ ट्रांसवर्सल वेव, राइट? जो कि मैकेनिकल वेव की टाइप है। और स्टेशनरी वेव कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है, राइट? सो अभी फिलहाल हमने जो काम करना है वो प्रोग्रेसिव वेव को लेकर काम करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत ज़्यादा जो डिटेल है वो A2 के अंदर आएगी, हमारे पास सिर्फ जो है थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन वाला काम है, ओके? आ जाओ, यहाँ तक हो गया, ये वेव की टाइप है। सो बेसिकली ऑल इन ऑल हमें प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव दोनों डिस्कस करनी है, राइट? एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ द वेव जिसके अंदर जो मीडियम के रिस्पेक्टिव है, तो उसके अंदर हमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव डिस्कस करनी है, राइट? हमें ये हमें जो है ना सिर्फ ये काम करना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सिर्फ रट्टाफिकेशन है, थोड़ा सा है, सही है? एक आधा एमसीक्यूज आएगा, गलती से आएगा तो आएगा, राइट? वरना खैर है। तो ये हमें चीज़ें या वो करनी है, सही है? अब आ जाओ, लेके चलते हैं आगे। सही है, प्रोग्रेसिव वेव पकड़ते हैं। देखो ये सारी चीज़ें ओ लेवल्स की, मैंने तुम्हें जो है ना थोड़ा सा तेज़ी से गो थ्रू देना है, सही है? सारे रट्टे वाली चीज़ें तुम सब कुछ पढ़ के आए हो, सिर्फ तुम्हें बताना है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, और तुम्हें ये समझाना है कि भाई तुमने जो है ना इसके एमसीक्यू किस तरह से करना है, सही है? आ जाओ, तो हमारे पास है मैकेनिकल वेव ले लेते हैं। मैकेनिकल वेव हमारे पास जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, सही है? देखो, अब मैकेनिकल वेव कौन सी है? प्रोग्रेसिव वेव है। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव, चलो अगर हम शुरू करें तो पहले जो है ना प्रोग्रेसिव वेव के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें कि भाई प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। सो प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती है कि जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, राइट? प्रोग्रेसिव वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। तुम बोलोगे भाई हर वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ट्रांसफर होती है, स्टेशनरी वेव के अंदर एनर्जी नहीं ट्रांसफर होती है। सही, एनर्जी रुकी हुई होती है, दो पॉइंट के बीच में हम एनर्जी को ऑसिलेट करवा रहे होते हैं, राइट? सो वो स्टेशनरी वेव होती है, सही। स्टेशनरी हम उसको क्या इस वजह से रहे हैं, बिकॉज वेव तुम्हें पता है एनर्जी होती है, स्टेशनरी लाइक द एनर्जी इज स्टेशनरी बिटवीन द टू पॉइंट, राइट? इसका ये मतलब है। एंड प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है कि भाई वेव मतलब एनर्जी, सो एनर्जी प्रोग्रेसिव मूविंग, सो एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जहाँ तक जा रही, राइट? सो प्रोग्रेसिव वेव हो गई कि भाई वेव इन विच एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड, राइट? इट हैज़ अ फिक्स एम्पलीट्यूड, ओके? एंड
ये कुछ चीज़ें यहाँ पे तुम्हें यहीं पे लिख लो। मैंने नीचे जो है ना वो वैसे ही बनाया हुआ है। सही, पहली चीज़ प्रोग्रेसिव वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी ट्रांसफर। सही, स्टेशनरी वेव आएगी तो मैं वहीं लिखवाऊंगा, ओके। और दूसरी चीज़ कि भाई इसका फिक्स एम्पलीट्यूड होता है। फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। तुम बोलोगे कि भाई क्या स्टेशनरी वेव का फिक्स नहीं होता? तो यस, स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होता, राइट। स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करता है। किस तरह से करता है वो मैंने बताना है, सही। एंड इट हैज़ नॉन जीरो फेज डिफरेंस। नॉन जीरो फेज डिफरेंस, ओके। ये तीन क्वालिटीज़ जो हैं वो स्टेशनरी वेव के अंदर जो है तुम्हें मिलेंगी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गिचपिच हो रहा है। ये आ गया, सही हो गया। अच्छा जी। तो ये हमारे पास जो है ना तीन बातें हमने की, ओके। कि भाई वेव के प्रोग्रेसिव वेव, देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि स्टेशनरी वेव जब आती है ना तो स्टेशनरी वेव के अंदर वो डिफरेंसेस पूछता है, राइट। तो उसके अंदर तुम्हें प्रोग्रेसिव वेव की भी डिफरेंसेस आने चाहिए और स्टेशनरी वेव के भी डिफरेंसेस आने चाहिए, वो काम की चीज़ें, राइट। तो ये तुम्हारे पास एक बात हो गई, सही है। अब आ जाओ आगे। प्रोग्रेसिव वेव आई होप समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या है? तीन चीज़ें हैं प्रोग्रेसिव वेव के अंदर, कि उसके अंदर अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसका फिक्स एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करता, और उसका जो है ना नॉन जीरो फेज डिफरेंस होता है, राइट। फेज डिफरेंस जो है ना, फेज डिफरेंस क्या होता है मैंने बताना है, राइट, लेकिन नॉन जीरो होता है। अभी रट्टा लगा लो, अभी सिर्फ रट्टा लगा लो इन तीन पॉइंट्स का, राइट। आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब थोड़ा सा तेज भगाते हैं। देखो भाई, मैकेनिकल वेव हमारे पास ये होती है कि मैकेनिकल वेव के अंदर भाई दो टाइप होती हैं, सही है। हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अच्छा, मैकेनिकल वेव को हम मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? ये क्या वजह है, उसकी क्या नेचर है? सो बेसिकली मैकेनिकल वेव जो है ना वो न्यूटन लॉस फॉलो कर रही होती है, ओके। सही है। देखो, यहाँ पे जो वेव्स हमने बनाई ना, इसके अंदर ये जो मैकेनिकल वेव है ये न्यूटन लॉस फॉलो कर रही है, जो तुमने अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हो ना जनरल फिजिक्स के अंदर, न्यूटन लॉज वो वाले फॉलो कर रही है, राइट। लेकिन जो मैटर वेव है ये न्यूटन लॉ फॉलो नहीं करती, राइट। इसके लिए अलग एक अंकल थे, उन्होंने अपने लॉज बनाए थे, वो फॉलो करती है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव न्यूटन लॉज फॉलो नहीं करती। उसके अंदर आइंस्टाइन की थ्योरीज हैं, और उसके अंदर मैक्स प्लैंक है, उसके अंदर और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, राइट। सो हम मैकेनिकल वेव को मैकेनिकल वेव इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो न्यूटन लॉस फॉलो कर रही होती है, और वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर पूरी बनी हुई है, राइट। या उसकी इक्वेशंस सारी जो है ना वो न्यूटन अंकल बना के बने थे, सही है। तो खैर, अच्छा अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की वेव है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, रट्टे वाली चीज़ है। देखो डेफिनेशन बहुत दफ़ा आती है, एनर्जी की टर्म में पूछता है, राइट। इन टर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वो लिखता है क्वेश्चन के अंदर, राइट। सो यू हैव टू राइट कि वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब अप डाउन। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ऑसिलेशन, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई वेव जो है उसके अंदर एनर्जी होती है और मीडियम होता है, राइट। एनर्जी हमेशा आगे जाएगी, राइट, यानी उसकी कोई भी एक डायरेक्शन होगी। लेकिन पार्टिकल ने ऑसिलेट करना है, और ऑसिलेट ये तो अप डाउन होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, या लेफ्ट राइट विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, राइट। सो यहाँ पे तुम्हारे पास अप डाउन है, सही, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अभी जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, प्रोपगेशन इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, राइट, कुछ भी कह लो। तो इसके अंदर बेसिकली तुम क्या कहोगे कि भाई तुम्हारे पास जो है ना ये तुम्हारे पास इन टर्म ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि भाई इन टर्म ऑफ एनर्जी तुम ये लिखो, तो तुम्हारे पास तुम्हें इस तरह से लिखना होता है, ओके। तो ये तुमने एक बात कर ली कि ट्रांसवर्स वेव जो है तुम्हारे पास, वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, राइट। दूसरी चीज, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल इन विच वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, काम हो जाएगा तुम्हारा, सही। दो नंबर की डेफिनेशन आएगी या एक नंबर की डेफिनेशन आएगी, तमीज से तरीके से लिखोगे नंबर मिल जाएंगे, सही है। जो जिन बच्चों को लगता है कि भाई वो फेस में वीक है, डेफिनेशन रट्टा लगा के चले जाओ, राइट। डेफिनेशन रट्टा लगा के चले जाओ, तुम्हें थोड़ी सी एक दो चीज़ें आ जाएंगी, तुम्हारा सी बन जाएगा खड़े खड़े, तुम्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर तुम पूरे सिलेबस में खच्चर खुआरी करोगे, और तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा, एंड में पढ़ने की कोशिश करो, देन प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि फिर तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ओके। सो बी केयरफुल, राइट। इंटेलिजेंटली तुमने प्रिपरेशन करनी है, गधा मजदूरी खच्चर खुआरी नहीं करनी है, ओके। आ जाओ।
अच्छा, ट्रांसवर्स वेव तुम्हें इस तरह से दिखेगी भाई, अगर लेट्स से ये मेरे पास जो है ना मीडियम के पार्टिकल है, राइट, मीडियम के पार्टिकल है, इनिशियली स्टेशनरी, ये जब एनर्जी नहीं थी मेरे पास, ओके। तो लेकिन जैसे ही मैंने एनर्जी यहाँ से पास की ना, तो ये पार्टिकल ऊपर चला गया, ये पार्टिकल और ऊपर चला गया, ये पार्टिकल ऊपर चला गया, ये अपनी मीन पोजीशन पे रहा, राइट। और एक पूरी वेव जो है ना वो इस तरह से बनती चली गई, राइट, इस तरह से वेव बनती चली गई, ओके। तो ये हमारे पास जो है ना एनर्जी बन गई। अच्छा, और अगर मैं पैरेलल तुम्हें बताऊं लॉन्गिट्यूडनल वेव का, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर अच्छा देखो, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो वो परपेंडिकुलर के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है, पैरेलल के अंदर आगे पीछे हो रहा है, राइट। देखो एक कॉमन पॉइंट तुम देख रहे हो, कुछ पार्टिकल इसके राइट की तरफ आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल इसके लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट। साउंड के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते, कुछ पार्टिकल एक तरफ मूव करेंगे, कुछ पार्टिकल दूसरी तरफ मूव करेंगे, ओके। प्लीज कीप इन योर माइंड, ये स्टेशनरी वेव के अंदर जाके ये चीज़ें तुम्हें तंग करेंगी, वो जो है ना तुम्हें इस तरह से बना के देगा, और तुम्हें डायरेक्शन देखनी होगी, राइट। सो बी वेरी केयरफुल, राइट, जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव आएगी और अगर उसने पार्टिकल के उस तरह से एरो बना के मेंशन किया है, देन यू हैव टू केयरफुल के कुछ पार्टिकल राइट को, यानी पार्टिकल एक पॉइंट की तरफ मूव करेंगे जिसको तुम कंप्रेशन कहते हो, पार्टिकल एक पॉइंट से दूर मूव करेंगे जिसको तुम रेयरफेक्शन कहते हो, राइट। तो खैर, ये हमारे पास दो वो हो गए, राइट, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है ना, अगर हम इन दोनों वेव को ग्राफ करें, तो हमारे पास ग्राफ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव एक ही जैसी दिखती है, राइट। प्लीज कीप इन योर माइंड, तुमसे एमसीक्यू के अंदर बहुत दफा तंग करेगा कि भाई तुम्हें कोई भी वेव बना के दे देगा रैंडम, राइट, और तुमसे बोल देगा कि भाई ये ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो अगर तो उसके अंदर क्वेश्चन में मेंशन है, कोई भी सिनेरियो ऐसा दिया हुआ है कि जिससे तुम पिक कर सको कि भाई ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, देन तो तुम कह सकते हो। अदर देन दैट, यू आर नॉट अलाउड टू से कि भाई ये ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जस्ट बिकॉज कि वो वेव का एक शेप बना रही है, राइट। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, दोनों तुम बोल रहे हो, अगर तुम अपने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके ग्राफ करोगे, वो तुम्हें एक एक ट्रांसवर्स वेव की तरह दिखेगा, ओके। और तुम्हारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, वो भी तुम्हें ट्रांसवर्स वेव की तरह दिखेगी, ओके। सो कोई भी वेव को अगर ग्राफ करोगे तो वो, क्योंकि वेव इज जस्ट द ऑसिलेशन, राइट, तो वो ऑसिलेशन तुम्हें हमेशा ग्राफ पे इसी तरह से दिखेगी, जिसको मैथ्स के अंदर साइन वेव कहते हैं, ये साइनसॉइडल कर्व कहते हैं, तुमने पढ़ा होगा, राइट। खैर, तो हमने ये दोनों बातें कर ली, राइट। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाई जो वेव होती है मैकेनिकल वेव, उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं, सही है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं, राइट। ये हो गया। आगे आ जाओ भाई। इसकी कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखी है, वाटर वेव है, वेव ऑन स्ट्रिंग है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है ना सीआरओ के ऊपर, जिसको तुम वो करते हो, बोलो बोलो। सर वो कुछ एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आते हैं कि वो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, ऐसी ग्राफ बनी हुई, और वो कहते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल सबसे करीब कौन सी जगह पे हैं? तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? पार्टिकल सबसे करीब कौन सी जगह पे? मतलब वो पूछते हैं कि हाँ पार्टिकल सबसे ज्यादा करीब कौन से और दूर कौन सी जगह, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव के डायग्राम में। चलो, अभी ये तुम्हारा सवाल मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं जो है ना इसको रुको, हमने क्वेश्चन करने, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा तुम्हें, सही है? मतलब बेसिकली जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर सीन ये होता है कि जो पूरी कंप्रेशन होती है ना वो ये होती है, राइट। ये पूरी कंप्रेशन है, यानी पार्टिकल जहाँ 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 पे करीब करीब होंगे वो पूरी कंप्रेशन होगी, राइट। और पार्टिकल जहाँ पे दूर दूर होंगे ना वो पूरी रेयरफेक्शन होगी, ये देखो, ऐसा सीन है, सही है। कि भाई ये तुम्हारे पास पूरी कंप्रेशन है, सही है। ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास पूरी रेयरफेक्शन है, ओके। और ये तुम्हारे पास पूरी कंप्रेशन है, ओके। एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलके पूरी वेव बनती है, राइट। तुम बोलोगे कि यार ये तो कंप्रेशन तो छोटी है, रेयर फ्रैक्शन तो बड़ी है। तो भाई वेव के अंदर रिपीटेशन होता है, राइट। रिपीटेशन बोले तो भाई एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन मिलके एक वेव बनी, फिर एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन मिलके दूसरी वेव बनी, फिर एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन मिलके तीसरी वेव बनी, एंड सो ऑन, ओके। सो ये तुमसे पूछ रहा है, राइट। तो वो तुम्हें अब जो आप बात कर रहे हो वो जब क्वेश्चन में आएंगे तो मैं बता दूंगा कि क्या है किस तरह से, राइट। खैर, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर बाय द वे हमारे पास साउंड आता है, सिस्मिक वेव आती है, एंड प्लीज कीप इन माइंड सिस्मिक वेव हमारे पास दो टाइप की होती है, एक पी टाइप की होती है, पी वेव जिसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है एस वेव जिसको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, यानी प्राइमरी सिस्मिक वेव और सेकेंडरी सिस्मिक वेव, ओके। और ये बेसिकली जल्जला जो होता है उसके उसके अंदर जो है ना ये अर्थ के अंदर ये वेव ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से जहाँ पे भी ये इमर्ज होती है वहाँ पे अर्थ को एक आता है, राइट। तो खैर, और जो पी टाइप की वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है, एस टाइप की जो है वो ट्रांसवर्स है। सिर्फ रट्टे वाली चीज़ें, कोई इसके अंदर जो है ना तुम्हें कोई कोई मंतिक नहीं लगानी इसके अंदर से, ये सिर्फ सुनते जाओ समझते जाओ।
सही। अच्छा, यहाँ से आगे कुछ वेव की टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, तुमसे बार बार पूछेगा, तुम्हें लिखनी होंगी। कुछ बच्चों ने इसमें भंड मारे थे, सही है। कुछ बच्चों ने इसमें जो है ना, जब वो उन्होंने जो मैंने पेपर तुम्हें सेंड किए अभी उन्होंने डेफिनेशन गलत लिखी हुई थी। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सा तुम्हें तो तरीके से करना है, सही। अच्छा, लेट्स से मेरे पास ये एक वेव बनी हुई है, पहले मैं वेव की टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ, फिर उसके बाद ये बताऊंगा, सही। अच्छा, सबसे पहले बात आएगी भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सही। डिस्प्लेसमेंट में हम वो वाली डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं जो काइनेमेटिक्स में हमने डिस्कस की थी। ये वो वाली डिस्प्लेसमेंट है जो कि थोड़ा सा स्पेसिफिक है वेव से, राइट। और इसमें हम ये कहते हैं कि एनी स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टिल द वेव इन एनी डायरेक्शन, राइट। ऑल्दो डेफिनेशन अभी तक ये वाली डिस्प्लेसमेंट की वेव के अंदर नहीं पूछी गई है, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऊपर की डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से यहाँ तक आ जाओ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तुम यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके। दीज आर ऑल द डिस्प्लेसमेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, राइट। यूनिट हमारे पास मीटर है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, डायरेक्शन की वजह से। हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, राइट। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मतलब तुम ये कह सकते हो कि भाई हर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड नहीं है, लेकिन हर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, ओके। देखो कैसे, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने पार्टिकल को यहाँ से डिस्प्लेस किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ले गए, राइट। दिस इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट, राइट। बट अ स्पेसिफिक वर्ड इज गिवन टू दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ओके। तो ये तुम्हारे पास ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। अच्छा जनाब, एम्पलीट्यूड में प्लीज डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन लगा देना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट सेम है, मीटर है, ओके। अच्छा, तीसरी चीज तुम्हारे पास है इंटेंसिटी। डेफिनेशन बहुत कम, एक दो दफा आई हुई है, राइट। बट हम कहते हैं कि पावर पर यूनिट एरिया, राइट। अगर तुम लिखना चाहो तो इंटेंसिटी इज जस्ट पावर पर यूनिट एरिया, watt meter square, this is the derived unit, and kg second negative 3, this is the base unit। अगर तुम करना चाहो तुम कर भी सकते हो। पावर तुम्हें पता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव 3 होता है, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर यानी ये बन रहा है kg मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव 3, दिस इज द पावर, राइट, डिवाइडेड बाय एरिया विच इज मीटर स्क्वायर, राइट। सो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दो, kg सेकंड नेगेटिव 3 बन जाएगा, ये आ गया, राइट। एंड एक और चीज़, तुम पावर के लिए अगर तुम पावर को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो पावर तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एनर्जी अपॉन टाइम है, एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। एनर्जी तुम्हें पता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव 2 है, राइट। तो पीछे चले और फोर्स तक पहुंच जाओगे, तुम्हें खुद ही बखुद समझ में आ जाएगी, राइट। और अभी तुम टेस्ट दे के आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई अच्छे से आना चाहिए, राइट। अच्छा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है। अच्छा, याद रखना कि इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, राइट, स्केलर क्वांटिटी है, सही। तो इंटेंसिटी का जो है ना रिलेशन ये होता है कि भाई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ओके। ये तुम्हें पता होना चाहिए, या रूट या रेडिकल ऑफ द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, राइट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, और अगर तो तुम्हारे पास दो वेव है और तुम्हें उन दोनों की इंटेंसिटी रिलेट करनी है, यू कैन रिलेट इट दिस वे, राइट, कि I1 ओवर I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर, राइट। तुम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो, सही हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ, टाइम पीरियड की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो देखो, इन सब के ना मैंने क्वेश्चन करवाने हैं, राइट, तो इसकी टेंशन नहीं लेना, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ, सही। और मैंने इनके नोट्स पहले भेज रखे हैं, सही। अगर तुम्हें दोबारा से चाहिए बता देना, मैं भेज दूंगा, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़, टाइम पीरियड हमारे पास होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेव टू पास, ओके। और ये हमारे पास जो है सेकंड्स के अंदर है, मेजर होने वाला है, और स्केलर क्वांटिटी है, राइट। यानी एक एक वेव, एक वेव, ओके। सो यहाँ तक हो गया, आगे आ जाओ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ओके। सो अच्छा, पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम भी कुछ बच्चे लिख रहे होते हैं, लेकिन पर सेकंड ज़्यादा वो है, मतलब हम पर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सेकंड के अंदर हम देखते हैं कि कितनी ऑसिलेशन हो रही है, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है, दिस इज द ऑसिलेशन, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, राइट, एक सेकंड के अंदर, सही। यूनिट हर्ट्ज है, राइट। दिस इज द डिराइव यूनिट, साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, फ्रैंक हर्ट्ज जो है ना, उसके उसकी यादगार में हमने जो है ना फ्रैंक हर्ट्ज नाम रखा हुआ है। एंड दिस इज सेकंड नेगेटिव वन, राइट। एंड ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सही है। रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सा रिलेशन है, वो उसके अंदर करके आ रहे हो, सही। अच्छा, मैंने एक छोटा सा सवाल भी तुम लोग से करवाया था, जैसे रेवोल्यूशन, तुम्हें तुम्हें पता है, गाड़ी तुमने चलाई होगी, सही है। आरपीएम तुम्हारे पर लिखा हुआ होता है, सही है, स्पीडोमीटर के अंदर। तो आरपीएम होता है बेसिकली रेवोल्यूशन पर मिनट, राइट।
और वो बेसिकली 1000 के स्केल पे उन्होंने जो है ना 1000 के स्केल पे उन्होंने वो किया हुआ होता है, राइट। यानी अगर तुम्हारे पास गाड़ी का आरपीएम 1 का है तो इसका मतलब है 1000 है, राइट। गाड़ी का आरपीएम 2 का है इसका मतलब है 2000 है, राइट। गाड़ी का आरपीएम अगर 2500 है जैसे कि यहाँ पे, राइट, यानी 2.5 का तुम नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो सुकून से, राइट, 2500 पे तुम्हारी गाड़ी चल रही है, राइट, या 2.5 का आरपीएम पे। तो इसका ये मतलब है कि टू मतलब जो इंजन के अंदर जो पिस्टन लगे हुए हैं वो जो है ना 2500 टाइम्स वो जो है ना ऑसिलेट करें 1 मिनट के अंदर, ओके। तो अगर तुम्हें जो है ना 1 सेकंड के अंदर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पे जो है ना कुछ कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को कि भाई ये रहा, सही है। अच्छा देखो सीन ये कि अब अगर मैंने रेवोल्यूशन पर मिनट मैंने दी हुई है और मैंने इसको कन्वर्ट करना है पर सेकंड के अंदर, राइट। तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं, राइट। देखो यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट है, पर मिनट डिवाइड डिवाइड में मिनट डिवाइड में, राइट। यानी ये जो 2500 है दिस इज 2500 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, ओके, 1 मिनट में, राइट। तो अगर मिनट नीचे होगा देन यू हैव टू डिवाइड 60, राइट। वो मल्टीप्लाई नहीं करना है तुम्हें, राइट। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे 2500 divided by 60 to convert the frequency from minute to second, right। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी मिनट्स के अंदर पर मिनट के अंदर कैलकुलेट हुई है तो वो एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, वो हर्ट्स के अंदर नहीं होगी, राइट। हर्ट्स जो है वो पर सेकंड उसका यूनिट होता है, पर मिनट यूनिट नहीं होता है, राइट। तो पर मिनट को अगर तुमने कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू डिवाइड दैट बाय 60 टू गेट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, राइट। एंड जब तुम करोगे देन यूल गेट 41.7 या 42 ऑसिलेशन या 42 रेवोल्यूशन एक एक सेकंड के अंदर, सही हो गया। यानी एक पिस्टन जो है तकरीबन 42 दफा जो है वो ऊपर नीचे घूमता है 1 सेकंड के अंदर, राइट। अच्छा जी आगे आ जाओ। अब तुम्हारे पास है वेवलेंथ, ओके। वेवलेंथ तुम्हारे पास है डिस्टेंस बिटवीन वन रिपीटेशन और वन ऑसिलेशन। डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रस्ट या सक्सेसिव ट्रफ, इस तरह की गंदी बातें मत करना, ओके। नंबर नहीं मिलेगा, ओ लेवल्स के अंदर चल जाती है बातें, ए लेवल्स के अंदर नहीं चलती हैं, राइट। क्योंकि अगर लेट्स से तुम्हारे पास ये एक वेव है, सही है, लेट्स से ये वेव ले लो, सही है। अब तुम बोल रहे हो भाई डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव क्रस्ट, एक क्रस्ट ये आ गया एक क्रस्ट ये आ गया, सही। तुमने ये वाली वेवलेंथ ले ली, सही। तुमने कहा कि भाई ये जो डिस्टेंस है दिस इज द वेवलेंथ, ओके फाइन। तो भाई जो ये वाली डिस्टेंस जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये वेवलेंथ नहीं है? या जो ये वाला डिस्टेंस है, सही है, वो यहाँ से लेकर क्या ये एक वेवलेंथ नहीं है, राइट। या कोई ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये एक वेवलेंथ नहीं है, राइट। सो दे ऑल आर वन वेवलेंथ अपार्ट, राइट। सो इस वजह से तुमने ये कहना होता है कि डिस्टेंस बिटवीन वन रिपीटेशन, यानी एक पार्टिकल अपने जैसा मोशन जहाँ पे जाकर रिपीट करे वो बेसिकली तुम्हारे पास डिस्टेंस होगा, राइट। अच्छा जी। और यूनिट मीटर है, सही है। स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सही। अच्छा वेव स्पीड एक आखिरी चीज़ है, एक आखिरी पैरामीटर है। और वेव स्पीड हमारे पास वो होती है कि रेट ऑफ वन वेवलेंथ, ओके। एक वेवलेंथ कितने टाइम में गुजर रही है, दिस इज द वेव स्पीड। सिंपल स्पीड का फॉर्मूला अगर याद करो तुम, सिंपल स्पीड का ये चलो मैं इसको तुम्हें करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, सही। सिंपल स्पीड का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है क्या, ये डेरिवेशन आती है पेपर में, ओके। सो सिंपल स्पीड तुम कहते हो कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास डिस्टेंस किस फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में, राइट। तो डिस्टेंस को तुमने कन्वर्ट कर दिया वेवलेंथ की फॉर्म में। टाइम तुम्हारे पास है, अच्छा, जब तुम्हारे पास एक वेवलेंथ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टाइम होगा एक वेवलेंथ वाला वो तुम्हारे पास टाइम पीरियड कहलाता है, राइट। तो तुमने उसको कैपिटल टी लिख दिया, राइट। तो ये तुम्हारे पास आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, ओके। अब ये तुम्हारे पास आ गया तुम्हें पता है कि भाई 1/t इज जस्ट एफ, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/t अलग से तुम्हें समझाने के लिए, राइट, टाइम्स लैम्डा, राइट। तो कोई मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, राइट। और अगर मैं 1/t को मैं कन्वर्ट कर दूं 1/t को मैं रिप्लेस कर दूं एफ से, सो ये हो जाएगा एफ लैम्डा, ओके। तो ये डेरिवेशन जो है ना तुम्हें आनी चाहिए प्लीज, सही। एंड दिस इज द वेव स्पीड, ओके। ये डेरिवेशन तुम्हें आनी चाहिए और वेव स्पीड के लिए कभी हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओके। तो ये तुम्हें आना चाहिए, सही। वेव स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर होती है, राइट, और स्केलर क्वांटिटी है, राइट। यूनिट हमारे पास है मीटर्स पर सेकंड और ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, राइट। अच्छा जी अब देखो याद रखना यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बना के दे रखी हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे
देखो दो दो टाइप के ग्राफ होते हैं। वेव जब भी तुम करोगे ना, वेव के अंदर दो टाइप के ग्राफ आएंगे, सही है। देखो वेव के अंदर जो ग्राफ आएंगे वो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, या वेव के अंदर जो ग्राफ आएगा वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। इब्राहिम सुन रहा है ना भाई? इब्राहिम, इब्राहिम जिंदा है? जी सर। ओके ओके, सही है। तो देखो वेव के अंदर दो टाइप के ग्राफ आएंगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वाई एक्सिस पे होने वाली है, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी मेजर करोगे वो तुम्हारे पास, देखो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, पहले तो ये बात ओके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है पहली चीज। और हमने जितनी भी चीजें अभी डिस्कस की हैं इसके अंदर सिर्फ दो क्वांटिटी वेक्टर हमने पढ़ी है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक एम्पलीट्यूड, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वाले एक्सिस से तुम वेक्टर क्वांटिटी ही मेजर कर सकते हो, विच इज द एम्पलीट्यूड और द डिस्प्लेसमेंट, राइट? और बाकी सारी चीजें स्केलर है। तो डिस्टेंस जो कि एक्स एक्सिस पे है, ये बेसिकली तुम्हें ये बता रहा है कि एनर्जी कितनी दूर ट्रैवल की है, ओके? ये जो डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस पे तुम्हें बता रहा है कि एनर्जी कितनी दूर ट्रैवल की है। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हारे पास जो है पार्टिकल कितनी ऊपर जा रहा है और अपनी मीन पोजीशन से वापसी नीचे आ रहा है, राइट? सो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट? एंड सिमिलरली दूसरे वाले ग्राफ में भी डिस्प्लेसमेंट तो अगेन तुम्हें जो है पार्टिकल के एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगा, लेकिन जो एक्स एक्सिस जो है ना टाइम, वो तुम्हें क्या बताएगा? टाइम पीरियड बताएगा, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो चार ग्राफ बना के देते हैं और बोलते हैं एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड मार्क कर दो, सही है? तो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड तुम्हें जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो एक पार्टिकल के लिए होता है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, एक पार्टिकल के लिए क्या मतलब? मतलब वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है वो ज्यादा पार्टिकल्स के लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो एक पार्टिकल के लिए। ऐसा ऐसा किसने बोला भाई? वो एक वीडियो में देखा था मैं। ऐसा पता नहीं यार, मेरे जहन से ऐसी कोई बात नहीं गुजरी है कि एक पार्टिकल के लिए होता है, ज्यादा पार्टिकल के लिए होता है। अच्छा, चलो अगर तुम कहना चाहो, चलो अगर हम रिलेट करें कि भाई डिस्टेंस जो है, चूंकि डिस्टेंस जो है वो आप एनर्जी को ले रहे हो, राइट? और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल की हेल्प से ट्रांसफर हो रही है, राइट? लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है, सही है, वो बेसिकली एक ही पार्टिकल है और आप उस पार्टिकल की ऑसिलेशन मैप कर रहे हो, राइट? अगर आप ऐसा कहना चाहो देन आप कह सकते हो, लेकिन अगर आप एनर्जी की टर्म में सोचो तो एनर्जी की टर्म में ये बात फिर गलत हो जाएगी, राइट? क्योंकि भाई जाहिर बात है एनर्जी का जो टाइम पीरियड होगा वही पार्टिकल का भी टाइम पीरियड होगा, राइट? और एनर्जी को ट्रैवल होने के लिए बहुत सारे पार्टिकल की जरूरत है, राइट? तो अगेन बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे भी आ जाएंगे, राइट? तो ये इसकी जरूरत नहीं है, सही है, कि एक पार्टिकल का या बहुत सारे पार्टिकल का। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बात होगी, सही है? तो खैर, ये दो चीज़ें तुम्हें बता दी। तीसरी चीज़ कि भाई तुम्हारे पास हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी कैसे दिखेगी, ये तुम्हें बता दी कि अगर तुम्हारे पास जो है ये एक बड़ी वाली वेव है तो दिस हैज़ अ ग्रेटर टाइम पीरियड बट लोअर फ्रीक्वेंसी। और तुम्हारे पास जो है अगर ये इतनी ज़्यादा वेव आ रही है तो तुम्हारे पास दिस हैज़ अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी बट लोअर टाइम पीरियड। मतलब मैंने कहने का मकसद ये कि तुम मान लो कि ये पूरा जो है ना एक सेकंड का टाइम फ्रेम है, सही है? अब इस एक सेकंड, तुम्हें पता है एक सेकंड के अंदर अगर एक वेव आ रही है तो इसका मतलब है कि 1 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड होता है, राइट? तो टाइम पीरियड अगर मैंने 1 रखा तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज आ जाएगी, राइट? सो अगर एक सेकंड के टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास एक ही वेव आ रही है तो इसका मतलब है 1 हर्ट्ज उसका टाइम पीरियड हुआ, 1 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई बेसिकली। और अगर एक सेकंड के फ्रेम के अंदर तीन वेव आ रही है मेरे पास तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 3 हर्ट्ज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई या उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, राइट? खैर, तो यहाँ तक की जो हमारी कहानी हो गई, वो हमारी कहानी हो गई इस चीज़ की, क्या बोलते हैं अपना, सर जनरल वेव की। बोलो बोलो। वो अक्सर कहते हैं कि दूसरे पार्टिकल की पोजीशन ड्रॉ करो वेव में, वो कैसे करेंगे हम बच्चे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ? मैं आऊंगा ना, उसकी टेंशन क्यों ले रहा भाई? देखो अभी मैंने सिर्फ सर थ्योरी कराई है, मैंने अभी सिर्फ थ्योरी कराई है, सही है? मैंने सिर्फ तुम्हें थोड़ा रिकॉल करवा दी कि ये चीज़ें होंगी, सही है? अब इसकी जो क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशन होगी ना वो मैंने कल करानी है, ओके? डोंट वरी। तो ठीक उसको है जो है सर। उसमें तुम लोग ये जितनी भी चीज़ें ना ये तुम मुझे वहाँ पे डन करना तो तुम्हें भी समझ में आएगा, फिर मैं भी देख लूंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ आ रही है, राइट? तो खैर यहाँ हमने ये एक चीज़ कर ली, कल मैंने जो है ना क्वेश्चन वाली क्लास करनी है। और उसके अंदर जो है ना फिर मैंने ये जनरल वेव के क्वेश्चन हमने देखने। और फिर उसके बाद जो है ना सीआरओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डॉपलर इफेक्ट की कोशिश करना है कि भाई वो फिर शायद नेक्स्ट वीक तक चले जाए, राइट? या देख लेंगे कल क्या कहानी बनती है, सही? तो खैर बस अब आज की कहानी तक करते हैं। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी, सही? चलो, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। लाफिज हाफिज। लाफिज लाफिज भाई लाफिज लाफिज।